दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल कुछ अलग सा ही दिखाई दे रहा है। मतलब लोग एक दूसरे से कुछ अलग हटकर ही बातें करते नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में बदले की भावना आ गई है। कोई कह रहा है एक दूसरे के ऊपर किस तरह से बरसा जा रहा है। कोई कह रहा है ऐसे ही होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। पुलिस अफसरों को भी तकलीफ दी जा रही है, यहां से निकल गए पुलिस अफसरों को भी तकलीफ दी जा रही है। और कुछ लोग ये ठीक नहीं चल रहा है ऐसे भी कह रहे हैं। चलो, विरोधी पार्टियां, सत्ताधारी पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर ऐसी बातें करता है तो समझ सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में ही दो अलग अलग तरह के मत प्रवाह हमें दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष में कहा जाता है कि शरद पवार बहुत नाराज है महाराष्ट्र के गृह विभाग से, क्योंकि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के वक्त सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ जो कुछ भी कार्रवाई कर रहा था उसकी क्या भनक भी राज्य के गृह विभाग को नहीं थी। क्यों गृह विभाग इसके बारे में जानकारी जुटा नहीं पाया? क्यों राज्य का खुफिया जानकारी रखने वाला विभाग इसके बारे में पता कर नहीं पाया? क्या इतनी खुफिया तरीके से कार्रवाई की गई है? राज्य का पुराना पूर्व गृह मंत्री जेल में है। राज्य का एक मंत्री अभी जो मंत्री पद पर है वो भी जेल में है। राज्य के अन्य मंत्रियों को जेल में डाला जा सकता है और इस विषय पर भी गृह विभाग के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलो, जानकारी उपलब्ध नहीं है यहां तक समझ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एक एक करके कितने ही आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों के बीच में राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नकेल कसने में कामयाब नहीं हुई है। अचरज शरद पवार को इस पर भी है और अचरज इस बात का भी है कि क्यों नहीं हो रहा है। उन्हें गुस्सा भी आ रहा है और अचरज भी हो रहा है। क्या महाराष्ट्र की सरकार के सारे अफसर केंद्र सरकार से मिले हुए हैं? क्या यूपीएससी के द्वारा आए आईपीएस या आईएएस केंद्र सरकार के साथ अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं? यह भी चिंता शरद पवार के मन को खाई जा रही है। इसलिए शरद पवार की एक द्वारा पुणे से ही इसकी शुरुआत की गई, क्योंकि पुणे जिला तो शरद पवार का जिला माना जाता है। अब पुणे से एक चीज की जा रही है और वो है कि किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अंकुश लगाया जाए। अब प्रयत्न यह है कि ज्यादा अड़चन में आए, प्रॉब्लम में आए तो देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उनके ऊपर वार ही भाजपा को कमजोर कर सकता है। किरीट सोमैया के ऊपर कार्रवाई की कोशिश की गई, लेकिन मुंबई में वो कामयाब नहीं हो पाई। यहां तक कि राज्य स्तर पर देवेंद्र फडणवीस की भी नकेल कसने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन पुणे में यह कर पाए। पुणे में क्या हुआ आपको मैं बताता हूं। पुणे में महाराष्ट्र की एक पुरानी अधिकारी है जो अभी फिलहाल हैदराबाद में केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर गई है, रश्मि शुक्ला जिनका नाम है। जिन रश्मि शुक्ला ने बहुत सारे अड़चन की थी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के मार्ग में। उनको यहां तक कह डाला था कि गृह मंत्री अपने दलालों द्वारा पुलिस की बदलियां, बढ़तियां और नियुक्ति में पैसे खाते हैं। ये उन्होंने टेलीफोन टैपिंग के जरिए मालूम कर लिया था और इसके लिए उन्होंने ऑफिशियली परमिशन भी ले चुकी थी। अब इसके ऊपर रश्मि शुक्ला पर कुछ भी किया नहीं जा सकता, ये एनसीपी को मालूम था। अब इन्होंने पुणे चुना। पुणे क्यों चुना ये भी आपको बता दूं। आप जानते हैं अमिताभ गुप्ता जो राज्य के पूर्व गृह सचिव, प्रधान सचिव गृह थे, उस वक्त उन्होंने वाधवान परिवार को स्पेशल पास दिया था खंडाला से होके महाबलेश्वर जाने के लिए। वही गुप्ता फिलहाल एज ए पुलिस कमिश्नर पुणे हैं, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में एक एसआईटी बनाई गई और 2015 से लेकर 19 तक कुछ नेताओं की फोन टैपिंग इलीगल तरीके से करवाने का आरोप रश्मि शुक्ला पर लगाया गया। अब उस जांच कमीशन में उनको दोषी भी पाया गया और उनके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड करने का आदेश भी राज्य सरकार ने दे दिया। हालांकि यह आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी आईपीएस ऑफिसर पर जो महाराष्ट्र की सेवा में अभी नहीं है
जो केंद्रीय सेवा में है उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड कर उस पर कार्रवाई करने के लिए एक स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। अब वो परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी मालूम नहीं, लेकिन लेनी पड़ती है। क्या वो परमिशन ली गई है? क्या 2015 से 19 तक की गई टेलीफोन टैपिंग के पूरे एविडेंस महाराष्ट्र सरकार के पास है? शायद वो भी होंगे, नहीं होंगे, पता नहीं है। एसआईटी कोई भी राज्य सरकार अपने अधिकार में स्थापित कर सकती है, उसका रिपोर्ट भी प्रभावित कर प्राप्त कर सकती है। मतलब ये हुआ है, इसमें हुआ है कि नहीं पता नहीं है। ऐसा होता है कि जो सरकार को रिपोर्ट चाहिए वो एसआईटी के थ्रू ली जाती है, क्योंकि राज्य के अधिकारी उसमें सहभागी होते हैं। इस तरह से रश्मि शुक्ला के द्वारा देवेंद्र फडणवीस के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही थी। उसी वक्त राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कुछ अलग ही बातें कर रहे थे। और वो अलग बातें क्या है? अजीत पवार कह रहे थे कि राजनीति में जो कुछ हो रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। राजनेताओं की गिरी हुई भाषा, असभ्य भाषा का प्रयोग, गाली गलौज या एक दूसरे को शिकंजे में पकड़ना, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, उन आरोपों में उनको अटकाना, ये जो चीजें राज्य में हो रही है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसके साथ नहीं हूं। अब आपको यह भी देखना चाहिए कि किसी भी विपक्ष के नेता की ओर से गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। गंदे शब्दों का इस्तेमाल कहां से किया है यह अगर जानना हो तो पुराने वाले रिकॉर्ड आपको फिर से खंगालने पड़ेंगे। जितने भी असंसदीय, गंदे या गाली गलौच वाले शब्द है वो संजय राउत द्वारा कहे गए हैं। चाहे वो नौटी हरामखोर वाला मामला हो, चाहे चू वाला मामला हो, चाहे भ वाला मामला हो या कुछ भी हो, सारे के सारे गलत शब्द संजय राउत द्वारा कहे गए हैं। एनसीपी के नेताओं की जुबान भी आज तक इतनी नहीं फिसली है, बीजेपी की भी नहीं फिसली है। कांग्रेस में नाना पटोले को एक छोड़, मतलब नाना पटोले तो है ही, वैसे उनके बारे में बात क्या करना। इधर के नाना पटोले और उधर के संजय राउत, मतलब संजय पटोले, ये दोनों मिलकर ही जो कुछ बात कर रहे हैं वो गलत बातें कर रहे हैं। अब ये बात और इस तरह के आरोपों वाली बात अजीत पवार को पसंद नहीं आ रही है, और यही पसंद न आना अजीत पवार खुले तौर पर कर रहे हैं। उसी वक्त अजीत पवार के गृह जिले में या मतलब पुणे में यह हो रहा है कि अपने ही विपक्ष के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने के लिए अफसरों को तंग किया जा रहा है। अब सरकार में यह आपसी तालमेल नहीं रहा है क्या? क्या अजीत पवार सरकार की भूमिका से कुछ अलग राय लोगों में रख रहे हैं? और वो अलग राय है तो अजीत पवार कुछ अलग भूमिकाएं लेकर काम करने वाले हैं क्या? यह भी देखना जरूरी हो गया है। सरकार की भूमिका से कुछ अलग भूमिका अजीत पवार की है तो मुझे फिर बार बार वो याद आता है वो सुबह वाला शपथ विधि जिसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार ने शपथ ली थी। और तब से अजीत पवार पर का एनसीपी का विश्वास जरा सा कम होता जा रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि जब समय आएगा तो सुप्रिया सुळे को आगे किया जाएगा, और सुप्रिया सुळे को आगे किया जाएगा तो अजीत पवार के क्या हालत होंगे। यही बात ध्यान में रखकर अजीत पवार जो भी कुछ आज बयान दे रहे हैं वो विद्यमान सरकार की अभी ली गई पहल के अनुसार, अभी की गई कार्रवाई के अनुसार बिल्कुल विपरीत है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं अजीत पवार? क्या उनके मन में और कुछ अलग बातें चल रही है? यह भी सोचना जरूरी है। नमस्ते।